नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईवीएम हैक के बारे में। मतलब ईवीएम की मशीन को पूरा समझेंगे, बैलेट पेपर जो ईवीएम से पहले था, उसके बाद में क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और क्या पूरा ये विषय है, उसके बारे में समझेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ईवीएम के इतिहास के बारे में। मतलब ईवीएम कब शुरू हुई, क्या ईवीएम के जो इलेक्शन थे, फर्स्ट इलेक्शन थे, क्या उनका रिजल्ट था, उनको जानते हैं। तो देखिए, ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भारत के अंदर बनती है और भारत के स्टेट ओन्ड पीएसयू जो हैं, मतलब जो भारत की सरकारी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा ये बनाया जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, ये दो स्टेट ओन्ड पीएसयू हैं और इन दोनों के द्वारा ही ईवीएम को बनाया जाता है। मतलब ये किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, सरकारी कंपनी द्वारा ही बनाया जा रहा है और पूरी सिक्योरिटी के अंदर ये बनाया जाता है। तो इसके अंदर किसी और कंपनी का हस्तक्षेप ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भारत की एक सरकारी कंपनियां, दो सरकारी कंपनियां मिलकर के बनाती हैं। तो ये था ईवीएम कौन बनाता है, उसके निर्माता। अब जानते हैं ईवीएम का इतिहास थोड़ा सा, कि ईवीएम के पहले जो चुनाव थे वो कौन से थे, उनका निर्णय क्या था। तो ईवीएम का सबसे पहला चुनाव जो हुआ था वो 1998 के अंदर हुआ था, 1998 के अंदर हुआ था। और उस चुनाव के अंदर वो 3 राज्यों में हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। राजस्थान में कांग्रेस जीती थी वहाँ पर, और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी, और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पार्टी जीती थी। तो यहाँ पर 3 स्टेट में चुनाव हुए थे 1998 में, जिसमें से 2 में कांग्रेस और 1 में भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बाद 2000 में चुनाव हुए हरियाणा के अंदर इनेलो जीता था उस समय पर। उसके बाद 2001 में चुनाव हुए, जिसमें तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुए। इनमें तमिलनाडु में जो सरकार जीती वो AIADMK की थी। AIADMK जयललिता की सरकार बनी थी, जयललिता मुख्यमंत्री थी उनमें, उस सरकार में। और वो सरकार उस समय जो NDA अलायंस है, NDA अलायंस के विरोध में बनी थी। मतलब NDA अलायंस के विरोध में थी उस समय AIADMK। उसके बाद में केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। पुडुचेरी के अंदर वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। और पश्चिम बंगाल में CPIM की सरकार बनी थी। मतलब अभी तक किसी में भी भाजपा यहाँ नहीं जीती थी 2001 के जो चुनाव थे। उसके बाद 2004 में लोकसभा का चुनाव, जिसमें कांग्रेस जीती। 2009 का लोकसभा का चुनाव, जिसमें कांग्रेस का गठबंधन, मतलब कांग्रेस जीती। 2014 का चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती। और 2019 का चुनाव, जिसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती। अब 2004 का जो चुनाव था वो पहला लोकसभा चुनाव था जिसमें पूरी सब सीटों पर ईवीएम से ही वोटिंग हुई थी। उसका निर्णय ये था कि वहाँ कांग्रेस जीती। तो अभी तक कोई ईवीएम हैक नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी तक सबका निर्णय हम देख रहे थे, अधिकतर में कांग्रेस जीत रही थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती। 2019 का जो चुनाव आया, वैसे ही ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट और बोला हमें बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, क्योंकि ये लोग ईवीएम हैक कर रहे हैं। अभी तक सब क्षेत्र में विपक्ष की सरकार बन रही थी, तब तक कोई ईवीएम हैक नहीं हो रही थी। पर जैसे ही यहाँ पर सरकार बीजेपी की बनने लगी, और जो दूसरा चुनाव 2019 का था उसमें बीजेपी की सरकार बनने वाली थी, तब इन्होंने बोला कि नहीं, आप ईवीएम से मत करवाओ, क्योंकि ईवीएम हैक करी जा रही है। कई सारी स्टेट में ईवीएम हैक कर ली। ईवीएम हैक का फॉर्मूला क्या है, ये जब इनसे पूछेंगे तो इनको नहीं पता, क्योंकि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। ईवीएम बहुत सिक्योरिटी के अंदर मशीन बनाई जाती है। और ईवीएम की अगर हम प्रणाली को भी समझें, तो जब चुनाव भारत के अंदर किसी भी राज्य में या किसी लोकसभा के लिए जब चुनाव होते हैं, तो पोल बूथ होते हैं जहाँ पर हम जाकर के वोट देते हैं। इन बूथ जो हैं, यहाँ पर ईवीएम से मशीन जो शुरू करी जाती है, जो प्रक्रिया शुरू करी जाती है, उससे 1 घंटे पहले एक मॉक पोल होता है। मॉक पोल की प्रक्रिया को समझते हैं। मॉक पोल में जो भी वहाँ पर प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशी के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, और ये लिखित में उनको लेटर देख करके और बुलाया जाता है। जब उनके प्रतिनिधि आते हैं, उनके सामने ईवीएम, वीवीपैट और साथ ही साथ एक जो काउंटिंग की मशीन होती है उसको रखते हैं। वहाँ पर अलग अलग नाम प्रत्याशी डिसाइड किए जाते हैं, जैसे किसी का ABC, XYZ ऐसे नाम रखे जाते हैं। और इसी के साथ वीवीपैट में भी वही नाम के जो पर्ची हैं उनको डाला जाता है। फिर सब सारे प्रत्याशियों के जो प्रतिनिधि हैं उनके सामने एक एक को वोट दिया जाता है, जिसकी गिनती की जाती है मैनुअली। जब ये मैनुअली गिनती कर ली जाती है तो इनको लिख लिया जाता है। उसके बाद जो काउंटिंग की मशीन है, उस काउंटिंग की मशीन को इससे अटैच किया जाता है ईवीएम से, और फिर वहाँ काउंटिंग की जाती है कि कैंडिडेट 1 को कितनी वोट मिले, कैंडिडेट 2 को, कैंडिडेट 3 को, ऐसे सबके। और जो मैनुअली हमने गिने थे, मतलब अगर मान लीजिए एक कैंडिडेट था, कैंडिडेट A, उसको हमने मैनुअली 5 बार वोट दिए, तो मॉक पोल के बाद में
जो मशीन को अटैच किया जाता है उस मशीन में भी वो 5 वोट ही गिनती दिखाई जाती है। इससे वेरीफाई किया जाता है कि हमने देखिए 5 बार वोट दिए थे और इस मशीन ने 5 बार ही गिने। इसके बाद जो ये काउंटिंग वाली मशीन थी जिसमें गिनती होती है, इस गिनती वाली मशीन को सील पैक करके और रख दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो ये सील पैक करके ये मशीनें अलग हो जाती हैं। उसके बाद में 1 घंटे बाद ईवीएम की जो प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसको शुरू किया जाता है। ये होती है मॉक पोल की प्रक्रिया। ये इसलिए होती है ताकि वेरीफाई कराया जा सके कि देखिए जितनी भी बार वोट दिया था उतने ही वोट गिने गए हैं, मतलब मशीन के अंदर कोई गड़बड़ी खराबी नहीं है। और ये हर प्रत्याशी के प्रतिनिधि के सामने होता है, मतलब पूरी एक वैध प्रोसेस है जिसके अंदर वेरीफाई करने के लिए एक एक प्रत्याशी के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। तो ये होती है मॉक पोल की प्रक्रिया। अब मॉक पोल की प्रक्रिया होने के बाद में फिर ईवीएम में चुनाव होना, जो ईवीएम के अंदर जो भी चुनाव है उसकी प्रक्रिया को आगे शुरू कर दिया जाता है। तो ये होती है मॉक पोल की प्रक्रिया। इस मॉक पोल की प्रक्रिया से भी यही बताया जाता है कि देखिए ये ईवीएम की जो मशीन है इसको हैक नहीं किया जा सकता। ये मशीन हैक्ड नहीं है, बल्कि ये मशीन एक अपनी जो इसकी प्रक्रिया है उसके अनुरूप ही काम कर रही है और उसको एक वेरीफाई करने के लिए मॉक पोल की प्रक्रिया रखी जाती है। तो ये होते हैं मॉक पोल। अब मॉक पोल से ये साबित कर दिया जाता है कि मशीन बिल्कुल वैध है, मशीन बिल्कुल अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रही है और मशीन में कोई भी हैकिंग जैसी कोई गड़बड़ी नहीं है। ये पहले ही वेरीफाई कर लिया जाता है। पर जब चुनाव का परिणाम आता है, परिणाम आने के बाद में बोला जाता है कि नहीं ईवीएम हैक हो गई, जो कि बिल्कुल गलत है। अब जानते हैं जो ईवीएम की जगह ये लोग जिसका ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं, बोल रहे हैं बैलेट पेपर पर चुनाव करें। तो बैलेट पेपर की प्रक्रिया को समझते हैं। बैलेट पेपर में कुछ ऐसा होता है कि एक पेपर होता है जिसमें सभी प्रत्याशियों के नाम होते हैं। इन प्रत्याशियों के नाम के आगे जो भी मतदाता है वो आता है और अपनी मुहर लगाता है। मुहर लगाने के बाद इसको बैलेट बॉक्स में जाके डाल देता है। फिर इसकी इन पेपरों की गिनती की जाती है, उस पर गिना जाता है कि कौन से प्रतिनिधि को कितनी बार वोट मिले। अब क्योंकि ये प्रोसेस मैनुअली हो जाती है, बैलेट पेपर की प्रोसेस मशीन से नहीं हो रही, मैनुअली है, क्योंकि वहाँ पर आप मुहर लगा रहे हैं, गिन रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं जो गलतियाँ होने के, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो ये होती है बैलेट पेपर की प्रक्रिया। और अभी हमने समझी जो मॉक पोल की प्रक्रिया थी। उससे पहले हमने जाना था कि ईवीएम का क्या इतिहास है, ईवीएम में कौन कौन सी पार्टी कब कब जीती, कितने चुनाव में। और जब ये पार्टियां जीत रही थी, जब 2001 में एक में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, तब इन लोगों ने नहीं बोला कि हम ईवीएम हैक कर रहे हैं या कोई भी ईवीएम हैक कर रहा है। ईवीएम तभी हैक करने लगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतने लगी। खैर उसके बाद में ये हमने बैलेट पेपर की बात समझी। अब जानते हैं कि ईवीएम हैक कैसे की जाती है, क्या प्रोसेस होती है उसकी। तो देखिए ये फालतू की बात है कहना कि ईवीएम को कोई हैक कर सकता है, क्योंकि एक ईवीएम जो बहुत सिक्योरिटी के अंदर बनी होती है उसका कोई तोड़ नहीं है, मतलब उसको कभी हैक नहीं किया जा सकता। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में भी इनने बोला कि ईवीएम हैक हो रही है, हमें बैलेट पेपर से चुनाव करें, तो उस पर भी इनको नकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2019 के चुनाव से पहले भी गए थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव करो, पर उस समय भी इनको बिल्कुल नकार दिया गया था। उन्होंने बोला था हर प्रक्रिया में कुछ खामियां भी होती हैं, तो बैलेट पेपर में भी कुछ खामियां हैं, तो इसलिए हम बैलेट पेपर को एक ईवीएम की जगह लिए हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, तो उस समय भी नकार दिया गया था। अब जानते हैं ईवीएम हैक की इन्होंने बात की। चलिए एक बार को मानते हैं कि आपने ईवीएम हैक की बात की, ईवीएम हैक कर ली जा रही है, पर ईवीएम हैक, ईवीएम के रिजल्ट, ईवीएम किस लिए है, ईवीएम रिजल्ट के बाद ही कुछ हो सकता है उसमें। तो ईवीएम से पहले ओपिनियन पोल जो हो रहे हैं, मतलब चुनाव से पहले अभी जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं, उस ओपिनियन पोल में भी सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। उस ओपिनियन 2014 के भी ओपिनियन पोल और 2019 के भी ओपिनियन पोल अगर हम उठा के देखें तो उस समय भी सरकार बनती हुई दिखाई जा रही थी। तो फिर यदि ईवीएम को हैक किया जा रहा है तो फिर ओपिनियन पोल कोई चुनाव से पहले की प्रक्रिया है, जिसमें लोग ऐसे सर्वे करते हैं, जाकर के पूछते हैं कौन सी सुविधा है, क्या सुविधा है, किस सरकार को लोग वोट देने वाले हैं, उसके बेसिस पर एक ओपिनियन पोल निकाला जाता है। तो ओपिनियन पोल में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त क्यों दिखाई जा रही है, अगर ईवीएम हैक कर ली गई है तो। ईवीएम की प्रोसेस तो बाद की प्रोसेस है, उससे पहले की प्रोसेस है ओपिनियन पोल। अगर ओपिनियन पोल में ही बढ़त दिखाई जा रही है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम हैक करी जा रही है या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ओपिनियन पोल में भी वही निर्णय आ रहा है। ओपिनियन पोल मतलब लोगों की जो सोच है, वो लोगों की सोच भी जब उसी प्रकार की बताई जा रही है, तो फिर ये लोग ये तो नहीं कह सकते कि लोगों की सोच को भी हैक कर लिया है, उनके दिमाग को भी हैक कर लिया है। हर चीज़ हैक नहीं की जा सकती। एग्जिट पोल जो आते हैं, चुनाव के कुछ समय बाद ही एग्जिट पोल आ जाते हैं। ये एग्जिट पोल भी जो सर्वे है उसके बेसिस पर होते हैं, मतलब ईवीएम का इसमें भी कोई काम नहीं है। ओपिनियन पोल में भी ईवीएम का कोई काम नहीं था, इसमें भी ईवीएम का कोई काम नहीं है। उन एग्जिट पोल्स में भी सरकार को इतनी सीट आएंगी, ये बता दिया जाता है और लगभग उसके आसपास ही निर्णय रहता है जो चुनाव का होता है।
तो फिर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में भी बढ़त कैसे दिखाई जा सकती है अगर ईवीएम को हैक किया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों में तो ईवीएम का कुछ काम भी नहीं है, फिर भी बढ़त दिखाई जा रही है। तो ईवीएम हैक की जो बात है वो बिल्कुल फालतू की बात है और उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं है उसके पीछे इन लोगों के पास, इसलिए ईवीएम हैक की बात की जा रही है। अब जानते हैं क्यों ईवीएम बैलेट पेपर से ज़्यादा अच्छी प्रोसेस है और ईवीएम क्यों आसान है यूज़ करने को। देखिए, बैलेट पेपर की जो प्रोसेस हमने समझी थी, उसमें बैलेट पेपर में आपको पूरा पेपर दिया जाता है जिसमें हर प्रतिनिधि के नाम होते हैं, उस पर मुहर लगाकर आप रखते हैं, ये बॉक्स में रखा जाता है। और कई सारे अभी भी देखिए जो छोटे चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, वो बैलेट पेपर पर होते हैं। बैलेट पेपर, पश्चिम बंगाल की बात है, पश्चिम बंगाल पर एक व्यक्ति बैलेट पेपर का जो बैलेट का जो बॉक्स था उस बॉक्स को लेकर के भाग गया। और पहले की भी ऐसी घटनाएं हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो कि लोग जो बैलेट के बॉक्स होते थे उन बॉक्स को उठा के ले जाते थे। तो यहाँ पर गड़बड़ी की संभावना ज़्यादा है बैलेट बॉक्स में, क्योंकि अगर एक बैलेट बॉक्स पूरा गायब हो जाता है तो उससे दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे और दोबारा की जो प्रक्रिया है उसको करना पड़ेगा, जिसमें और खर्चा भारत का बढ़ेगा। साथ ही साथ इसमें क्योंकि पेपर चाहिए प्रत्याशियों के नाम के, तो और खर्चा यहाँ पर बैलेट पेपर में आएगा। तो बैलेट पेपर से बार बार इलेक्शन भी करवाने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से खर्चा भी भारत सरकार का बढ़ेगा। अब बैलेट पेपर से एक और नुकसान है, जब बैलेट पेपर की जो काउंटिंग होती है, इस बैलेट पेपर की काउंटिंग में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और इस 3 से 4 दिन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन की परिणाम जितने ज़्यादा दिन बाद घोषित हो रहा है, उतनी ही धांधली की संभावनाएं हैं, मतलब उतना ही उस चुनाव में धांधली हो सकती है। क्योंकि वहाँ पर बैलेट पेपर जो होते हैं उनमें एक एक पेपर को मैनुअली गिना जाता है। मैनुअली गिनने की वजह से प्रोसेस बड़ी हो जाती है। साथ ही साथ क्योंकि ये काम मैनुअली होता है, इसीलिए यहाँ पर धांधली के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये मैनुअली जो काम करते हैं ये भी कोई व्यक्ति होता है और व्यक्ति की विचारधारा हो सकता है किसी और विचारधारा से मिलती हो, इसलिए बैलेट पेपर में जो चुनाव हो रहे हैं हो सकता है उनकी गिनती अच्छे तरीके से ना हो सके, जिसकी वजह से धांधली हो सकती है। साथ ही साथ क्योंकि बैलेट बॉक्स को ही लोग लेकर के भाग जाते हैं, तो हो सकता है कुछ बैलेट पेपर भी गलत भर दिए जाएँ, मतलब कोई प्रत्याशी ही जाकर के स्वयं 5 बार मुहर लगा के और 5 बैलेट पेपर वहाँ डाल दे, जिसकी वजह से दोबारा एक गड़बड़ वहाँ पर हो सकती है बैलेट पेपर की वजह से। तो बैलेट पेपर का जो चुनाव है, जो बैलेट पेपर से जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव में धांधली के जो चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ उन चुनावों में क्योंकि लंबी प्रक्रिया है तो परिणाम में कुछ ना कुछ गलती भी हो सकती है, और क्योंकि लंबी प्रक्रिया है तो इसमें पैसे भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, क्योंकि जो गिनने वाले लोग हैं उनको 3 दिन के हिसाब से इनको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पैसे भी ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, धांधली की भी ज़्यादा चांसेस हैं, और साथ ही साथ अगर धांधली होती है तो दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे, दोबारा चुनाव के लिए दोबारा पैसे खर्च होंगे। तो इसलिए बैलेट पेपर जो है वो कहीं भी सही नहीं है। उसी की जगह यदि ईवीएम को देखें तो ईवीएम इसको क्योंकि हमें बार बार और ईवीएम के लिए ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता नहीं, ईवीएम छोटी मशीन है, छोटी जगह में आ जाती है। ईवीएम के साथ वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए क्योंकि लोगों ने बोला ईवीएम हैक हो रही है तो वीवीपैट लगा दिया गया कि आप जिस प्रतिनिधि को वोट दे रहे हैं वीवीपैट में उसी की फ़ोटो वहाँ पर दिखाई देगी। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि वीवीपैट में अगर उसकी फ़ोटो दिखाई देगी तो व्यक्ति को ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरा वोट सही जगह गया है। तो वीवीपैट से भी जो ईवीएम की खामियां थी वो खामियां कम हो चुकी हैं। अब ईवीएम क्यों फ़ायदेमंद है? वो इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ पर इसको स्टोर करने, वोट को स्टोर करने के लिए किसी बॉक्स की आवश्यकता नहीं, बैलेट बॉक्स की आवश्यकता नहीं। वोट को स्टोर एक मशीन के अंदर किया जाता है, ईवीएम मशीन के अंदर, जिससे कि स्टोरेज की भी कम आवश्यकता है और यहाँ चोरी भी कम होती है, क्योंकि वहाँ पर मैनुअली वोट डाले जा रहे थे, पेपर के फिजिकली वोट डालते थे, पेपर के साथ वोट डाल रहे थे। क्योंकि पेपर के साथ वोट डाले जा रहे थे इसलिए वहाँ पर चोरी की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि एक बैलेट पेपर भी अगर चोरी हो गया तो एक वोट वहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन ईवीएम के अंदर वोट स्टोर हो जाते हैं और मशीन के अंदर ही वोट गिनती में आ जाता है, एक और उसके बाद दूसरा वोट अगर डालते हैं तो 2 आ जाता है। इससे वहाँ पर कोई भी बैलेट पेपर चोरी या ऐसी किसी चोरी की संभावना नहीं होती। तो ईवीएम जो एक बैलेट पेपर की जो मशीन है, बैलेट पेपर का जो चुनाव है, उस बैलेट पेपर के चुनाव से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ चोरी के भी कम चांस है, धांधली के भी कम चांस है, और क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर एक दिन के अंदर आ जाता है। तो ईवीएम से अगर चुनाव होते हैं तो जल्दी रिजल्ट आता है, मुकाबले अगर हम बैलेट पेपर की बात करें तो बैलेट पेपर में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, वहीं जो ईवीएम है उसमें थोड़े कम दिन लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस टेक्निकल हो चुकी है और टेक्निकल की वजह से तुरंत काउंटिंग हो जाती है। ये इसलिए ईवीएम जो है वो बैलेट पेपर से अच्छी प्रोसेस है, सस्ती प्रोसेस है, और इस पर ज़्यादा हम भरोसा कर सकते हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। ये जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 के भी जब ये गए थे वहाँ पे ही बोला था नहीं, बैलेट पेपर पे नहीं, ईवीएम पर ही चुनाव होंगे। अब बैलेट पेपर पर ये लोग क्यों चुनाव करवाना चाहते हैं? ये बैलेट पेपर पर चुनाव इसलिए तो नहीं करवाना चाहते कि जो धांधली बैलेट पेपर में संभवता है कि ऐसा हो सकता है,
कहीं वो संभवतः कोई सत्य तो नहीं करना चाहते, कहीं सत्य में तो नहीं है बैलेट पेपर में वोट करवा के और कुछ ना कुछ धांधली करवाना चाहते हैं। तो बैलेट पेपर पर चुनाव की क्यों आवश्यकता इन लोगों को पड़ रही है? क्यों बैलेट पेपर पर? अगर आपने सत्य काम किया तो ईवीएम पर क्यों नहीं आप बात कर रहे? क्यों बैलेट पेपर, क्या उस पुरानी प्रोसेस पर आप चाहते हैं? एक तरफ भारत आगे बढ़ रहा है तकनीक को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के भारत आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत को पीछे खींचने का काम किया जा रहा है ये कह करके कि ईवीएम तो हैक हो जाती है इसलिए आप बैलेट पेपर पर चुनाव करवाओ। बैलेट पेपर का चुनाव एक लंबी प्रोसेस है, ईवीएम एक बहुत छोटी प्रोसेस है जो जल्दी जिसका रिजल्ट आ सकता है। तो फिर क्यों नहीं ईवीएम को अपनाया जाना चाहिए? ईवीएम में हैकिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ईवीएम में हैक नहीं किया जा सकता। जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो मॉक पोल की प्रक्रिया यही लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए है कि ईवीएम के अंदर कोई भी धांधली नहीं की गई है और ईवीएम हैक नहीं की गई है। मॉक पोल के जरिए ये सब लोगों को बताया जाता है। तो मॉक पोल जो एक प्रोसेस है उससे सब लोगों को ये वेरीफाई करने के लिए, प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को वेरीफाई करने के लिए है कि ईवीएम एक टोटली एक अच्छी और सेफ प्रोसेस है जिसके अंदर कोई धांधली के लिए संभव ही नहीं है। तो इसलिए ईवीएम जो एक बैलेट पेपर है उसके मुकाबले अच्छी है और ज़्यादा फायदेमंद है। तकनीक पे पीछे खींचने की बात करते हैं। आज ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, कल को बोलेंगे 5G जो आ रहा है उस 5G की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो रहा है इसलिए दोबारा 4G लिया जाए, दोबारा 3G ले आया जाए। तो इसलिए तकनीक के अंदर जो भारत आगे बढ़ रहा है उसको भारत को पीछे खींचने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं, इस पर भी प्रश्न उठना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ पर इनकी सरकार बन जाती है विपक्षी दलों की, वहाँ पर कोई सवाल नहीं उठता कि ईवीएम हैक की गई। तेलंगाना में जो ईवीएम गई, तेलंगाना में भी ईवीएम से चुनाव हुए, तेलंगाना में सरकार बन गई तो वहाँ पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया कि ईवीएम हैक क्यों हुई। जहाँ जहाँ इनकी पार्टी और इनके प्रतिनिधि जीत जाते हैं, इनके जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत हो जाती है, वहाँ जाकर के ये कुछ नहीं बोलते कि यहाँ पर भी ईवीएम हैक की गई है, यहाँ पर भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में बोला जाता है जहाँ पर सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पर ही बोलते हैं ईवीएम हैक। हमने बात की थी कि किस प्रकार से कितने सारे चुनाव 1900 चाहे वो 2001 का चुनाव हो जिसमें सारे ही जो विपक्षी दलों के जो नेता थे वही जीते थे, तो उस समय पर जो 2001 के चुनाव थे तब क्यों नहीं बोला गया कि ईवीएम हैक करिए और ईवीएम का इस तरीके का काम हुआ है। जहाँ पर इनकी जीत हो रही थी, जब तक इनकी जीत हो रही थी 2009 के लोकसभा चुनाव, 2004 के लोकसभा चुनाव, तब भी इनकी जीत हुई, तब इनने कुछ प्रश्न नहीं उठाया ईवीएम पर। 2019 का जो चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पहला था, उस समय पर भी इन लोगों ने प्रश्न किया कि ईवीएम तो हैक हो रही है। तो ईवीएम हैक की जो प्रोसेस है वो ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। ईवीएम हैक की बात फालतू की बात है, बेतुकी बात है ये कहना कि ईवीएम हैक हो सकती है। हाँ, बैलेट पेपर की खामियां मैंने बताई, बैलेट पेपर में वो खामियां हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हर प्रोसेस की अपनी कुछ खामियां होती हैं, परंतु जो अच्छा है हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो अच्छा ईवीएम ही है क्योंकि उसमें जल्दी चुनाव का जल्दी परिणाम आता है, साथ ही साथ उसमें क्योंकि तकनीक है तो जल्दी सब कुछ वोट गिने जा सकते हैं और चोरी होने की जो संभावनाएं हैं वो भी कम हो जाती हैं। इसलिए ईवीएम का जो चुनाव है इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए जो ईवीएम का प्रयोग है वो अच्छा है, मतलब ईवीएम का ही प्रयोग होना चाहिए। और बैलेट पेपर का प्रयोग एक संभवताओं को, कई सारी संभवताओं को खड़ा कर देता है, चुनाव में धांधली की संभवता को खड़ा कर देता है, चुनाव में चोरी की संभवता को खड़ा कर देता है, चुनाव में जो समय ज़्यादा बढ़ा देता है, खर्चे की जो संभावना है, जो ज़्यादा खर्चा हो सकता है उसकी संभवता को भी बढ़ा देता है। इसलिए बैलेट पेपर का जो चुनाव है वो पूर्णतः एक व्यर्थ मांग है कि बैलेट पेपर पर चुनाव करने चाहिए। ईवीएम एक अच्छी प्रोसेस है, जहाँ पर स्वयं की सरकार बन जाए वहाँ पर ईवीएम हैक नहीं होती। जहाँ पर जो सरकार अगर मोदी जी की बन जाए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार बन जाए, तो वहाँ पर प्रश्न खड़ी कर दिए जाते हैं कि ईवीएम हैक करी जा रही है। तो ये जहाँ पर एक तरफ भारत नई नई तकनीक को रोज छू रहा है, नए नए स्टार्टअप भारत के अंदर बन रहे हैं, वहीं पर ये कह देना कि ईवीएम से हटाओ और वही पुरानी प्रोसेस, मैनुअल प्रोसेस पर वापस जाओ, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।